Assalamu alaikum everyone. I'm Zubair Slim and we are going to talk about deferred tax on revaluation. Guys, deferred tax on revaluation समझना इसलिए ज़रूरी है कि revaluation gain जो है वो OCI का आइटम है। अब जब revaluation gain OCI का आइटम है तो जो टैक्स है वो भी OCI में चार्ज होगा। हमने एक लाइन पढ़ी थी दैट जो टैक्स एक्सपेंस या टैक्स इनकम है उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उसकी रिपोर्टिंग कहाँ पे होनी होती है, वो पीनल में जाना या ओसीए में जाना होता है। हमने कहा था टैक्स विल फॉलो द ट्रीटमेंट ऑफ लाइन आइटम, इसने सिर्फ लाइन आइटम को फॉलो करना है। इसका मतलब यह है कि इफ देयर इज एनी रिवैल्यूएशन गेन और उस पर कोई टैक्स है तो जब रिवैल्यूएशन गेन ओसीए में जा रहा होगा तो ये जो टैक्स है ये भी ओसीए में जा रहा होगा। एंड इफ द टैक्स रिवैल्यूएशन गेन जो है या लॉस जो है वो पीएनएल में जा रहा है तो जो टैक्स है वो भी पीएनएल में जाएगा। इसका मतलब ये है कि आई 16 में जो रिवैल्यूएशन गेन लॉस का ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन गेन लॉस का आई 16 में हो रहा होगा इधर इन पीएनएल और ओसीआई मींस रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो टैक्स भी सेम ट्रीटमेंट फॉलो करेगा। अब इसका मतलब ये है गाइस कि हमें एक किसी भी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट पे जब डेफर्ड टैक्सेशन कैलकुलेट करनी है तो वी नो कि हमें एक तरफ एसेट की कैरिंग वैल्यू लेनी होती है और दूसरी तरफ एसेट की टैक्स बेस लेनी होती है। टैक्स वाले नॉर्मली रिवैल्यूएशन को नहीं मानते इसलिए वो रिवैल्यूएशन नहीं कर रहे होंगे, तो इसका मतलब है टैक्स बेस एग्जैक्टली वही रहेगी जिस तरह आप कैलकुलेट करते हैं, बट कैरिंग वैल्यू तो रिवैल्यूएशन हो रही है। इसका मतलब ये है कि कैरिंग वैल्यू में दो चीज़ों का इम्पैक्ट है, एक तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम टैक्स बेस, और दूसरा रिवैल्यूएशन गेन का। इसका मतलब है गाइस जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो दो चीज़ों की वजह से क्रिएट होगा। द वन वुड बी ड्यू टू डेप्रिसिएशन एंड द अदर वुड बी ड्यू टू रिवैल्यूएशन। अब इस बात को मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ और फिर हम लोग सेग्रीगेट करेंगे। जो डिफरेंस डेप्रिसिएशन की वजह से है वो पीनल में चार्ज होगा, और जो डिफरेंस गेन की वजह से है अगर वो गेन ओसीएम है तो वो ऑब्वियसली टैक्स भी उसका ओसीएम में चार्ज होगा। अब इसको एक छोटी सी एग्जांपल में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो अभी ज्यूम करें कि हमने एक एसेट बाय किया है जिसकी कॉस्ट है 100, एंड देन हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आ रही है इस एसेट पे 5 इयर्स लाइफ है तो डेप्रिसिएशन आ गई 20, हमारे पास कैरिंग वैल्यू आ गई 80। ऑन द अदर हैंड गाइस क्योंकि कॉस्ट सेम होती है पहले दिन, टैक्स वाले भी कॉस्ट पे लिखते हैं एसेट को। अब टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन है, जस्ट एज्यूम कि उनकी डेप्रिसिएशन जो आ रही है दैट इज 30%। इसका मतलब ये है कि टैक्स वाले अलाउ कर रहे हैं हमें 30% डेप्रिसिएशन, इट मीन्स कि 30 वी नीड टू डिडक्ट एंड वी विल हैव टैक्स बेस 70। अब हमने कहा रीवैल्यू करना है, टैक्स वालों ने कहा कर लें, हम तो नहीं करेंगे। तो हम कहें ना करें, आप आपकी टैक्स बेस हम सेम रख देंगे, आप रिवैल्यूएशन को मान ही नहीं रहे, तो जो है वही है। बट यस वी आर गोइंग टू रीवैल्यू। तो जब हमने मार्केट वैल्यू का पता कराया कि व्हाट इज द मार्केट वैल्यू, तो हमें पता चला कि मार्केट वैल्यू है 130। जब मार्केट वैल्यू 130 है इसका मतलब यह है कि वी हैव रीवैल्यूएशन गेन। अब हमारे पास गाइस रीवैल्यूएशन गेन आ गया एंड द रीवैल्यूएशन गेन इज 50 का रीवैल्यूएशन गेन है। अब गाइस रीवैल्यूएशन गेन 50 का है, 130 मार्केट वैल्यू। अब देखें, अब न्यू कैरिंग वैल्यू जो है वो आपकी क्या बन गई है, ऑब्वियसली न्यू कैरिंग वैल्यू आपकी बन गई है ये। जब रीवैल्यू हो जाता है एसेट मार्केट वैल्यू पे आ जाता है। सो द कैरिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज 130 बट द टैक्स बेस स्टिल इज 70 क्योंकि वो रिवैल्यूएशन को मान नहीं रहे। बच्चों अब अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट इज मोर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट। तो जब ऐसा हो तो इसका मतलब ये है कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट ज्यादा होगी है, सो वी हैव अ डिफरेंस ऑफ एग्जैक्टली, अगर हम देखें तो 60 का। सो वी हैव अ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस हमारे पास आ गया है विच इज एग्जैक्टली 60 का। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो दो चीजों की वजह से ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस क्रिएट हुआ है। The first difference is due to accelerated capital allowances। मैंने एग्जांपल सिखाई हुई है, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस की एग्जांपल है। सर आपकी डेप्रिसिएशन थी 20, टैक्स वाले अलाउ कर रहे हैं 30, तो एक्सेलरेटेड कैपिटल अलाउंसेस 10 से ज्यादा है। तो 10 से ज्यादा है इसका मतलब यह है कि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस 10 का आया है ड्यू टू डेप्रिसिएशन। तो जो डेप्रिसिएशन की वजह से आया वो पीएनएल में चार्ज होना है। और 50 का डिफरेंस जो आया है वो तो इस वजह से आया, देखें ये लोग कुछ नहीं कर रहे,
आप 50 से बढ़ा रहे हैं, तो 50 का जो डेप्रीसिएशन है, सॉरी जो डिफरेंस है, दैट इज ड्यू टू रीवैल्यूएशन गेन। तो दो चीजों की वजह से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। पहले तो ये अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे जब 60 आएगा, ये दो चीजों की वजह से आएगा, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ओके, अब दो चीजों की वजह से आया, ये बात क्लियर कर ली है आप लोगों ने, क्लियर कर लेना। एक्सेलरेटेड कैपिटल अलाउंसेस का एक फर्क है और एक रिवैल्यूएशन गेन का फर्क है। गेन ओसीआई में है तो टैक्स भी ओसीआई में, डेप्रीसिएशन पीएनएल में है तो टैक्स भी पीएनएल में। अच्छा, आगे सर, आगे बताएं। 60 पे टैक्स रेट है, मैं ज्यूम कर रहा हूँ सारी वैल्यूज, प्लीज ये ना सोचना वैल्यूज कहाँ पे हैं, सारी वैल्यूज गिवन होंगी आप लोगों को। इसके फौरन बाद हमने क्वेश्चन भी करना है, तो आई एम गोइंग टू अप्लाई 30% ऑन दिस 60। तो जब आप 30% लगाएंगे तो मेरा ख्याल है कि ये अमाउंट आएगी 18। सो वी हैव अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑफ 18। तो हमारे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गई 18। अब गाइस हमारा क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस तो जीरो है, तो जब हमारे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 18 से इंक्रीज हो रही है, सो इट मींस कि वी हैव एक्सपेंस ऑफ 18। हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, तो मैं पहले डबल एंट्री बनाता हूँ, क्रेडिट करूंगा गाइस मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। वी नीड टू इंक्रीज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बाय 18, तो ये 18 से मैंने डबल एंट्री पास कर ली। अब डेबिट पे टैक्स एक्सपेंस करना है, बट यार गाइस कुछ टैक्स पीएनएल में जाना है और कुछ किधर जाना है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, जो गेन का है। तो बड़ा आसान है, किसी एक चीज का निकाल लें, दूसरा बैलेंसिंग ले लें, या दोनों का निकालें। दोनों का निकालना मुश्किल होता है, तो इसलिए एडवाइस ये है कि पहले गेन का निकाल लो, वो ओसीए में ले जाओ, बाकी पीएनएल में ले जाओ। अब ये गेन है, ये 50, इस 50 के ऊपर जब मैं 30% सोचूंगा कितना आता है, तो दैट वुड गिव मी 15। इसका मतलब है इस 18 में से 15 का आपने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को चार्ज करना है, द रिमेनिंग डिफरेंस बैलेंसिंग वुड बी चार्ज टू पीएनएल। तो ये काम आपने करना है। अगर ये भी कर सकते थे 20 और 10, 10 ड्यू टू डेप्रीसिएशन है, तो 10 पे 30% वुड बी 3 पीएनएल में। इसकी रिकंसलेशन अगर मैं बनवाऊं आप लोगों के लिए, तो रिकंसलेशन देखिएगा जरा प्लीज की कैसे बननी है ओपनिंग क्लोजिंग के डिफरेंसेस की, तो प्लीज ये बात जरा अंडरस्टैंड करें। सो कैसे बनानी है सर? सर व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्सेशन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी? तो ओपनिंग बैलेंस है गाइस आपका 0, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितने हैं? 18। ये देखें यहां से उठा रहा हूं मैं ओपनिंग क्लोजिंग, लें जी 18 आ गया। कितने का इंक्रीज है? 18 का। 18 एक्सपेंस है, गेन के ऊपर कितना है? 50 का 30%, 15। इसका मतलब है 15 चार्ज कर दें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, बैलेंसिंग अमाउंट 3 चार्ज कर दें पीएनएल में। तो सर इस तरह आप लोगों ने एक्सपेंस चार्ज करना है। अब इसका हल क्या है सर? मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, बाद में गेन आ जाए, बाद में लॉस आ जाए, तो क्या करेंगे? सर इसका हल बड़ा आसान है। हल ये है कि अगर आप इस यहाँ पे कॉलम ऐड कर लेना टैक्स का, रिवैल्यूएशन सरप्लस का, जैसे हम लोग बचपन में करते होते थे, रिवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम लें, उस रिवैल्यूएशन सरप्लस के मैं कॉलम्स बना रहा हूँ गाइज, रिवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में ये 50 गेन है और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिवैल्यूएशन सरप्लस को चार्ज होगा, तो ये 50 आ जाएगा। फिर इसके ऊपर एक टैक्स का इम्पैक्ट ले लें, इस पे 30% लगाएंगे तो ये आपको अमाउंट आ जाएगी एग्जैक्टली 15। फिर नेट गेन का इम्पैक्ट ले लें, नेट गेन देख लें कितना आ रहा है, द नेट गेन वुड बी ऑब्वियसली, हमारे पास टैक्स लगने के बाद 35 रह जाएगा। तो सर इसका फायदा ये होगा, बाद में एक्सेस डेप्रीसिएशन भी आएगी, एक्सेस डेप्रीसिएशन भी एडजस्ट करें, यहाँ पे रिवैल्यूएशन सरप्लस में से ट्रांसफर होती है, उसका टैक्स भी ऐसे ही होगा, कम हो जाएगा टैक्स। ठीक है, अब इसका फायदा ये होगा कि आप जैसे ही ये गेन ओसीए में जा रहा है ना, जो इधर आया है उसका टैक्स ये यहां से उठा के आप इधर लिख सकते हैं। अब इस बात को अगले क्वेश्चन में समझाता हूँ, वहां पे जरा मैं जल्दी करवाऊंगा, आई होप कि आप लोगों को समझ लग गई होगी। समटाइम्स गाइज एग्जामिनर बड़ा पर्टिकुलर होता है, वो कहता है सिर्फ मुझे 2 साल की कैलकुलेशंस दो, और उस पर वो बात कर लेता है। तो उसके लिए मैं अब एक साल और सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को, और फिर हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो सर ये तो क्लियर हो गया, पहले साल की डबल एंट्री क्लियर है। अब जब अगले साल आप डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे ना, प्लीज ये बात क्लियर है, अब मैं नेक्स्ट ईयर रिवैल्यूएशन नहीं कर रहा, तो 130 डेप्रीशिएट करेंगे आप, मैंने 5 इयर्स यहाँ पे लाइफ को लिया था, अब आप 130 डिवाइडेड बाय 4 करोगे, तो सर ये जो डेप्रीसिएशन आएगी ये एग्जैक्टली आ रही है आपके पास 32.5 आ रही है, मैं राउंड ऑफ करके 32 ले रहा हूँ गाइस, तो 32 की डेप्रीसिएशन आ गई। अच्छा, अब जो आपके पास 130 था, 130 में से 32 आप लोगों ने माइनस किया, तो यू हैव 98 तकरीबन। और अब आप लोगों की कैरिंग वैल्यू अगेन 30 पे स्ट्रेट लाइन पे डेप्रीशिएट हो रहा है, तो आप लोग 30 डेप्रीशिएट करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। अब बच्चों रिवैल्यूएशन सरप्लस जो 50 का पड़ा हुआ था,
रिवैल्यूएशन सरप्लस, उसके ऊपर एक्सेस डेप्रीसिएशन की वजह से वो ट्रांसफर होना है टुवर्ड्स रिटेन अर्निंग। देखें 20 की डेप्रीसिएशन पहले थी, अब 32 हो गई है, तो 12 की जो डेप्रीसिएशन है वो ड्यू टू आ रही है, एग्जैक्टली 12 की ड्यू टू गेन। तो आपको पता ना, ये 12 आप लोग यहाँ से ट्रांसफर कर लेते हैं, उसका टैक्स भी यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा। बट कॉन्सेप्ट ये है कि जो डेप्रीसिएशन का रिवर्सल है, यानी ये जो गेन थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, उसकी वजह से टैक्स भी कम हो रहा है, ये पीनल में जाना है, क्योंकि ये डेप्रीसिएशन की वजह से कम हो रहा है। तो दोबारा रिपीट करता हूँ, रिवैल्यूएशन गेन का जो टैक्स है वो ओसीएम में जाएगा, क्योंकि गेन ओसीएम में जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो डेप्रीसिएशन का इम्पैक्ट है, उसके बाद जो डेप्रीसिएशन है वो पीनल में चार्ज हो रहे होंगे, वो ओसीएम में चार्ज नहीं हो रहे होंगे। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो रिवैल्यूएशन सरप्लस पे ओसीआई में जाते हुए गेन लॉसेज हैं, वो तो मैं ओसीआई में लेके जाऊंगा, लेकिन जो डेप्रीसिएशन के ऊपर टैक्स रिवर्स हो रहे हैं, यानी कम हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, वो मैं ओसीआई में लेके नहीं जाऊंगा। ये था जी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब आगे बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन deferred tax, and most importantly deferred tax on revaluation. So we have a question on revaluation, और उसके ऊपर एग्जामिनर ने पूछा कि हाउ टू अप्लाई द डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशंस भी दे दें। 22 मार्क्स है क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। अगर आप रिवैल्यूएशन को भी देखना चाहते हैं अलॉन्ग विद टैक्सेशन, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये आप लोगों को आना चाहिए। सो लेट्स डिस्कस गाइस कि इस क्वेश्चन में है क्या। बहुत ही सिंपल काम करवाया उसने आपको, उसने कंपनी दी है, रिक्वायर्ड है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का नोट बनाना है आपने, एंड डेफर्ड टैक्सेशन। आई विल फोकस ऑन डेफर्ड टैक्सेशन के नोट पे, आई विल नॉट फोकस ऑन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के नोट पे, बट ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू सॉल्व द रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट एज वेल। अब गाइस आप लोगों ने करना क्या है, दिस इज द क्वेश्चन, वी नीड टू रीवैल्यू दिस एसेट। तो वैल्यूज हमें गिवन है, तो लेट्स सॉल्व जी कि हमें क्या गिवन है और हम लोगों ने करना क्या। तो लेट मी जूम आउट जी, ये लें सर, वो कह रहा है जी ऑसम इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स कंपोनेंट्स फॉर टेक्सटाइल मशीनरी, इट परचेज्ड द प्लांट ऑन 1 जुलाई 2008 एट अ कॉस्ट ऑफ 200 million, at a cost of 200 million. It has an estimated useful life for 5 years and no residual value. So the life is 5 years and the residual value is 0. Tax authorities allow wear and tear at 20% per annum on straight line basis. This is something important. The normal tax rate is 80%. हमें पता है हमें टैक्स बेस के लिए टैक्स रूल्स देखने पड़ते हैं। सो व्हाट इज वेयर एंड टेयर रूल या डेप्रीसिएशन का रूल फॉर अंडर टैक्सेशन रूल्स या फॉर टैक्स पर्पसेस? 20% स्ट्रेट लाइन, एंड वी आर चार्जिंग डेप्रीसिएशन ओवर 5 years। तो इसका मतलब है हमारा भी 20% ही बनेगा ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। इट मींस कि डेप्रीसिएशन को लेके यहाँ पे कोई फर्क अभी तक अपेरेंटली नजर नहीं आ रहा। ऑल revalues ALIL, which is Awesome Industries Limited, actually revalue its plant on an annual basis. The details of revaluation performed by Supreme Valuation Services, an independent firm of values, are as follows. So they are going to revalue on 1st July 2009, and then they are going to revalue on 1st July 2010 and 1st July 2011. We have market values or fair values, and we are going to revalue. Now, most importantly, they are asking you to prepare extracts for 2012. This is important. If you're preparing extracts for 30th June 2012, then it means your accounting period start would be बिल्कुल जी 1st July 2011, तो ये आपका accounting period start है। Then again we have 1st July 2010, लिए जी ये इन्फॉर्मेशन है। अब गाइज अगर ये इन्फॉर्मेशन है, तो अब हम लोगों को करना क्या चाहिए? सर ये दो अकाउंट्स हैं, क्योंकि कंपैरेटिव फिगर्स भी मांग रहा है, तो ये साल की फाइनेंशियल्स भी, एक्सट्रैक्ट्स भी देने हैं डेफर्ड टैक्सेशन के, और ये भी देने हैं। अब डेफर्ड टैक्स के लिए आपको रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। सर डेफर्ड टैक्सेशन के लिए हम लोग करते क्या हैं, हम लोग एक साइड पे कैरिंग वैल्यू का कॉलम बना लेते हैं, और आपको पता है दूसरी साइड पे टैक्स बेस का कॉलम बना लेते हैं। अब पहले मैं कैरिंग वैल्यू का कॉलम बनाऊंगा, पहले रिवैल्यूएशन करूंगा और फिर देखेंगे। अब गाइस कैरिंग वैल्यू के साथ ही मैंने रिवैल्यूएशन गेन लिख लिया कि कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस है, गेन है, जिसका हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे होंगे। देन गाइस इसके साथ मैंने लिख लिया ग्रॉस। अब क्योंकि वी हैव टैक्सेशन ऑन रिवैल्यूएशन गेन एज वेल, इसका मतलब ये है कि एक टैक्स भी आएगा ऑन रिवैल्यूएशन। सो दिस इज टैक्स ऑन सरप्लस और ऑन रिवैल्यूएशन गेन। So this is tax on revaluation surplus.
जो भी रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा उस पर 30% का टैक्स है. देन गाइज व्हाट वी हैव after this we have surplus on tax net revaluation surplus. What is net revaluation surplus? Obviously आफ्टर टैक्स जो आपके पास सरप्लस बचेगा. तो सबसे पहले मैं ये वर्किंग बनाऊंगा, देन वी विल सी कि हम लोगों ने फर्दर क्या करना. सर फर्स्ट जुलाई 2008 पे जब आपने ये एसेट खरीदा है, 1 जुलाई 2008 पे, तो आपके पास जो कॉस्ट थी दैट इज 200. आपके पास कॉस्ट 200 थी. ये देखें जरा, मिलियंस में सारी की सारी कैलकुलेशंस हो रही हैं प्लीज, तो ये क्लियर रखिएगा. नाउ यू नीड टू डेप्रिशिएट दिस एसेट. तो 200 डिवाइडेड बाय 5 वुड बी 40. तो सर 40 की डेप्रिसिएशन आएगी. यू विल हैव कैरिंग वैल्यू. इस साल के एंड पे जो कैरिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट इज 160. ये आपका 2009 खत्म हो गया. 30 जून 2009 यहाँ पे खत्म. अब नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट होगा तो वेरी फर्स्ट डे यू आर गोइंग टू रीवैल्यू 1 जुलाई 2009 पे, एंड द मार्केट वैल्यू इज 180. So if we have market value of 180, what does it mean? It means कि we have a revaluation surplus of 20. ये 20 का गेन आ गया. अब इसका मतलब 20 का गेन है, और ये गेन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चार्ज हो जाता है. पहली दफा जो भी गेन आता है गाइस वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में चार्ज होता है. अच्छा, अब इस पे टैक्स भी है. व्हाट इज द टैक्स रेट? 30% टैक्स रेट है. सो 30% आप इसके ऊपर रेट लगाएंगे तो यूल गेट 6 का टैक्स आया ऑन रिवैल्यूएशन सरप्लस. सर 20 का गेन था, जब उस पर 6 का टैक्स लगेगा द नेट रिवैल्यूएशन सरप्लस जो आपकी बुक्स में बचेगा दैट इज 14. तो 14 का टैक्स बच गया. तो आप देखिए मैंने टैक्स लगा दिया इसके ऊपर. नाउ आई एम गोइंग टू डेप्रिशिएट दिस एसेट. आपको पता है डेप्रिसिएशन 180 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा. अब यू नीड टू डेप्रिशिएट फॉर दिस ईयर एंड 2010 है, ये वाला साल आप सॉल्व कर रहे हैं. तो 180 डिवाइडेड बाय 4, रिवैल्यूएशन के बाद जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ से करते हैं. So you'll get depreciation and the depreciation would be 45. अब आपको पता है आपने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज किया. रीवैल्यूएशन गेन के बाद जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, एक्सेस डेप्रिसिएशन आती है 40 से 45 पे चले गए 5, उसको हम कहते हैं ये ट्रांसफर होना चाहिए टूवर्ड्स रीवैल्यूएशन. रिजर्व से रिटेन अर्निंग की तरफ ट्रांसफर हो जाना चाहिए. सो वी आर गोइंग टू ट्रांसफर दिस सरप्लस टूवर्ड्स रिटेन अर्निंग विद इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी. सिर्फ ट्रांसफर भी कहते हैं, एक्सेस डेप्रिसिएशन भी कहते हैं. सर अब इस 5 पे भी तो टैक्स रिवर्स होगा ना. तो इस 5 के ऊपर जब ये गेन को कम कर रहा है तो इसका मतलब है इसको टैक्स को भी कम करना है. तो 5 के ऊपर जब आप 30% लगाएंगे तो यूल गेट 1.5 का टैक्स. तो ये आ गया जी. नेट अगर हम लोग करें तो 3.5, तो ये 3.5 आ गया. अब गाइस अगर यहाँ पे हम लोग फाइनल करें तो वी हैव अ कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट विच इज 135. और अगर हम लोग टैक्स देखें, जो रीवैल्यूएशन सरप्लस जो पड़ा हुआ है हमारे पास ग्रॉस 15 है, उस पर जो टैक्स हमारे पास पड़ा हुआ है दैट इज 5.5. सॉरी इट्स 4.5. ये जी 4.5 आ गया. एंड जो हमारे पास नेट रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है वो हमारे पास आ रहा है एग्जैक्टली 10.50. लें जी. नाउ गाइज यू नीड टू रीवैल्यू. अब आप लोग क्योंकि हैं 1 जुलाई 2010 पे ये वाला साल कंप्लीट, तो नाउ यू नीड टू रीवैल्यू. तो अगेन मार्केट वैल्यू, वी हैव मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू इज 108. दिस इज इंटरेस्टिंग. 108 मार्केट वैल्यू आने का मतलब क्या है? दैट 108 पे हम आ गए हैं, जो एसेट था 135 का. इसका मतलब ये है कि वी हैव 27 का लॉस. यार गाइस अब गेन कितना पड़ा हुआ है? सिर्फ 15 पड़ा हुआ है. इसका मतलब है इस 27 में से 15 का गेन खत्म करेगा, यानी ये लॉस 15 के गेन को खत्म करने के लिए रिवैल्यूएशन सरप्लस को चार्ज होगा, ओसीए को चार्ज होगा, और जो रिमेनिंग है वो पीएनएल में चला जाएगा. एंड द रिमेनिंग इज 12. ये 12 प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस पड़ा हुआ है. प्लीज ये बात याद रखिएगा. किस डेट पे हैं हम लोग? यहाँ पे. तो 12 का लॉस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, प्लीज ये बात याद रखनी. ओके 108 आया. अब 15 के ऊपर जो टैक्स रिवर्स होगा, जब आप 15 पे एग्जैक्टली 30% लगाएंगे तो ये 4.5 खत्म. ये लें जी. और ये नेट बेसिस पे 10.50 खत्म, और ये आपके पास 0 हो गया. सरप्लस बिल्कुल खत्म हो गया आपका. आपसे ऑनवर्ड लॉस है एंड 12 का लॉस है. अब नाउ यू आर गोइंग टू डेप्रिशिएट.
अब 108 डिवाइडेड बाय 3 इयर्स होगा, रिमेनिंग लाइफ डेप्रीशिएट होएगी। 108 डिवाइडेड बाय 3 जब आप करेंगे तो यू विल गेट डेप्रीसिएशन 36। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बच्चों वाला कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है कि 36 की डेप्रीसिएशन है, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रीसिएशन वाज 40, नाउ इट्स 36। इसका मतलब है कितनी अंडर डेप्रीसिएशन है। अंडर डेप्रीसिएशन की वजह से ये जो लॉस होता है ये रिड्यूस होता है। सो द 4 की अंडर डेप्रीसिएशन है, तो इम्पैक्ट ऑन रिवैल्यूएशन जो लॉस है वो ये अंडर डेप्रीसिएशन आएगा और ये 8 का लॉस बच जाएगा। तो यहाँ पे गाइज याद रखना 8 का लॉस है, कोई गेन नहीं है, इसलिए ये कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। नाउ वी हैव 108 में से 36 लेस करेंगे आप। जब 108 में से 36 लेस करोगे तो you'll गेट वैल्यू ऑफ एसेट विच इज 72। तो ये 72 आ गई वैल्यू। अब गाइज क्या करना चाहिए, नाउ यू नीड टू रीवैल्यू। अब मार्केट वैल्यू आपको गिवन है, द मार्केट वैल्यू इज 108 हो चुका है हम लोगों के पास, और अब आ गया जी 88 की मार्केट वैल्यू। तो जब 88 की मार्केट वैल्यू आप लिखोगे यहां पे, तो इट मींस कि यू हैव अ रिवैल्यूएशन गेन। अब सर अगर आप थोड़ा सा गौर करो, 72 वाला एसेट 88 पे चला गया है, मार्केट वैल्यू इज 88, इट मींस कि वी हैव अ रिवैल्यूएशन गेन। तो हमारे पास रिवैल्यूएशन गेन आ गया, विच इज एग्जैक्टली 72 से 88 इज 16 का गेन है। सर आप मुझे बताएं कि कितना लॉस बचा पड़ा है। एडजस्टेड फॉर अंडर डेप्रीसिएशन होता है, अंडर डेप्रीसिएशन एडजस्ट करने के बाद 8 का लॉस बचा पड़ा है। 16 के गेन में से 8 का जो लॉस है वो पीएनएल में आ जाएगा, गेन ऑफ टू ऑफसेट द प्रीवियस लॉसेस, और बाकी 8 चला जाएगा यहाँ पे। आई होप कि आप क्लियर हैं कि जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है उसमें 8 का गेन आएगा। अब 8 आएगा, 8 पे 30% 2.4, ये इधर आ जाएगा, और जो नेट बेसिस पे गेन बच जाएगा दैट वुड बी 5.6। तो ये 5.6 का गेन बच जाएगा। नाउ यू नीड टू डेप्रीशिएट फॉर लास्ट ईयर, क्योंकि रिवैल्यूएशन आप पहले दिन कर रहे हैं 1 जुलाई 2011 पे, हमारा ईयर एंड ये है, तो आप इसको डेप्रीशिएट करें। डेप्रीसिएशन करने के लिए 88 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे आप, तो डेप्रीसिएशन वुड बी 44। अब डेप्रीसिएशन 44 आने का मतलब ये है कितनी एक्सेस डेप्रीसिएशन है। जी सर 40 पहले थी ओल्ड वाली, जो पुरानी डेप्रीसिएशन चल रही थी, न्यू है 44, ये फर्क है। अदरवाइज गेन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ होता है। इसका मतलब ये है कि 4 की एक्सेस डेप्रीसिएशन है गाइस, ये आपने लेस कराई। 4 के ऊपर जो आप लोगों का टैक्स 30% जब आप अप्लाई करोगे तो दिस विल गिव यू 1.2, तो ये आपने रिड्यूस कराया, और यहाँ पे आप लोगों का जो नेट इम्पैक्ट है दैट वुड बी ऑब्वियसली 2.80, और ये बच जाएगा। तो गैस इस तरह आप लोग टैक्स को बड़े आराम से रिवैल्यूएशन गेन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रिवैल्यूएशन गेन कितना है जो ओसीएम में जा रहा है, और जो उसके ऊपर टैक्स है वो भी ओसीएम में ही जाएगा। तो ये बड़ा आराम से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब व्हाट इज द पर्पस, इसको मैंने इस तरह सॉल्व कराया, अब इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बट इसमें आप लोगों ने देख लिया कि टैक्स कितना था, ग्रॉस रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना था, तो ये वाली बात आप सीख चुके थे। अब गाइस व्हाट इज नेक्स्ट, अब हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज टैक्स बेस। नाउ वी नीड टैक्स बेस। अब टैक्स बेस हमें चाहिए, तो टैक्स बेस कैलकुलेट कर लेते हैं। सर टैक्स वाले रिवैल्यूएशन नहीं करते, यहाँ पे कर भी नहीं रहे टैक्स बेस, तो टैक्स बेस आप सीधी सीधी कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू टैक्स रूल्स, और सीधी सीधी डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, टैक्स बेस आती जाएगी। सर तो क्या करना चाहिए आप लोगों को, सर 200 ये लेना चाहिए। 200 में से आप लोग लेंगे 200 का 20%, तो 200 का जब आप 20% लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 40, ले लीजिए 40 आ गई। जब 40 आएगी तो आप जब आप इसको कंपेयर करेंगे कैरिंग वैल्यू, तो टैक्स बेस निकालने के लिए तो 160 है, तो 160 है। अच्छा आप जरा कंपेयर कर सकते हैं, आप देखें ये कैरिंग वैल्यू है, दिस इज टैक्स बेस, तो कोई भी फर्क नहीं है, ना कोई टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, ना कोई डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। तो जी सर कोई डेफर टैक्स लायबिलिटी नहीं, डिफरेंस आया नहीं, 160 कैरिंग वैल्यू है, टैक्स बेस भी 160 है, देयर इज नो डिफरेंस, सो नो डेफर टैक्स। नाउ गाइस नेक्स्ट ईयर जब आपने रिवैल्यूएशन कर दिया तो नेक्स्ट ईयर की जो कैरिंग वैल्यू है दैट इज 135, ये आपकी कैरिंग वैल्यू है ईयर 2 के एंड की। अब ईयर 2 के एंड की कैरिंग वैल्यू है, नाउ यू नीड टू डेप्रीशिएट, स्ट्रेट लाइन बेसिस है तो अभी भी 40 की डेप्रीसिएशन आएगी, एंड दिस इज 120। अब गाइस ये 120 है।
अब 120 आने का मतलब क्या है, वी हैव अ टैक्स बेस 120 और कैरिंग वैल्यू जो आ रही है दैट इज 135, तो वी हैव अ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ऑफ 15। अब ये जो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ रहा है गाइस, ये आ रहा है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस 15 का। 15 पे जब आप रेट लगाएंगे 30%, तो ऑब्वियसली डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी आपकी 4.5। ले लीजिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गई 4.5। नाउ गाइस नेक्स्ट ईयर के एंड पे यहाँ पे आपने रिवैल्यूएशन की, फिर नेक्स्ट ईयर के एंड पे योर कैरिंग वैल्यू 72। यहाँ पे जब आप डेप्रीशिएट करेंगे तो डेप्रीसिएशन अगेन 40 करेंगे, स्ट्रेट लाइन बेसिस है टैक्स वालों का, तो इसका मतलब ये है कि ये कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस जो आपके पास आ गई है वो 80 है। अब गाइस टैक्स बेस 80 होने का मतलब और कैरिंग वैल्यू उधर से 72 होने का मतलब, सो कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट कम पड़ गई है टैक्स बेस ऑफ एसेट से, देन इट मींस कि वी हैव अ revaluation, so we have a deductible temporary difference of 8। लेकिन ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ गया। जब मैं इस पर 30% लगाऊंगा टैक्स का रेट, तो मेरे पास डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा, सो आई हैव अ डेफर्ड टैक्स एसेट। ये लें, ये डेफर्ड टैक्स एसेट आ गया 2.4 का, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ डेफर्ड टैक्स एसेट को, ये लें, पहले लायबिलिटी थी। अब नेक्स्ट ईयर के एंड पे जब मैं देखूंगा व्हाट इज द आपके पास कैरिंग वैल्यू, तो सर ये है कैरिंग वैल्यू आ रही है विच इज 44। यहाँ पे मैं 40 से डेप्रीशिएट करूंगा, जब 40 से डेप्रीशिएट करूंगा तो वी वुड हैव कैरिंग वैल्यू 40। तो कैरिंग वैल्यू 40 है, टैक्स बेस 44 है, सॉरी अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, 40 जी आपके पास टैक्स बेस है एंड द कैरिंग वैल्यू इज 44। इसका मतलब ये है कि अगेन कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट ज्यादा बढ़ गई है, तो 4 का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, रेट लगाएंगे 30%, तो यूल गेट 1.2 का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। तो पहले तो ये क्लियर कर लें कि जब रिवैल्यूएशन गेन आ जाए, पहले कभी गेन हो कभी लॉस हो, तो हाउ टू डील कि आप ये डेफर्ड टैक्सेशन लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। कैरिंग वैल्यू का कॉलम है, एक टैक्स बेस का कॉलम। अब गाइस तो प्रॉब्लमेटिक एरिया जो इस क्वेश्चन में है, जिसपे मैंने आते ही इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बात भी की, दैट इज कि यहाँ पे दो डिफरेंसेस आ रहे हैं। देखिए एक गेन है, जो गेन है वो जाता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। देखिए यहाँ पे कितने का गेन था, अगर आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि व्हाट वाज द गेन, तो सर आप लोगों के पास गेन आया था यहाँ पे रिवैल्यूएशन गेन 20। अब 20 का रिवैल्यूएशन गेन आया तो उसके ऊपर एक टैक्स अराइज हुआ। जब 20 का गेन आया, जो टैक्स अराइज हुआ इसके ऊपर, वो गाइस टैक्स था ड्यू टू रिवैल्यूएशन गेन। जब गेन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जा रहा है तो उसका जो टैक्स है वो भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा, और जो लॉस भी ओसीएम में जा रहा है उसका टैक्स भी ओसीएम में जाएगा। हम लाइन पढ़ते हैं डेफर्ड टैक्सेशन में कि अकाउंटिंग टैक्स जो है वो फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, टैक्स फॉलो करता है एग्जैक्टली लाइन आइटम को। लाइन आइटम पीएनएल में, टैक्स भी पीएनएल में, लाइन आइटम ओसीएम है तो टैक्स भी ओसीएम है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे वही है कि रिवैल्यूएशन गेन जो ओसीएम में जा रहा है या रिवैल्यूएशन लॉस जो ओसीएम में जा रहा है, जो सरप्लस को चार्ज हो रहा है उसका टैक्स भी रिवैल्यूएशन सरप्लस को चार्ज होना है। सो वी नीड टू स्प्लिट। अब हम इस बात को स्प्लिट करके दिखाते हैं, तो बड़ा आसान सा काम है गाइस। अब लेट मी लें जी। अब मेरे भाइयों सबसे पहली बात ये है कि आपका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 2012 एंड 2011 की। सर 2012 पे जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो ये है, आपका ओपनिंग बैलेंस ये है, ये 2012 है ईयर एंड, और हम लोग 11 भी बनाएंगे कंपैरेटिव, उसके लिए क्लोजिंग ये है और ओपनिंग ये है। तो अब मैं कैलकुलेशन करने लगा 2011 30 जून की कैलकुलेशन है डेफर्ड टैक्स की मूवमेंट, एंड 30 जून 2012 की ईयर एंड 30 जून 2012 की मूवमेंट है। व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस या ब्रॉड डाउन बैलेंस? सर अगर आप ओपनिंग बैलेंस पे गौर करेंगे या ब्रॉड डाउन बैलेंस पे गौर करेंगे तो ये अभी बताया मैंने 4.5 है, तो सर ये 4.5 इज योर बैलेंस, तो ये 4.5 का ओपनिंग बैलेंस आ गया। सर व्हाट इज क्लोजिंग बैलेंस? अगर हम क्लोजिंग बैलेंस या कैरी डाउन बैलेंस देखें तो 2.4 है 2011 के लिए, तो ये लेकिन प्रॉब्लम है, प्लीज क्लियर कीजिएगा, ये लाइबिल एसेट है फुल लायबिलिटी है। सर ये जो इस साल का क्लोजिंग है वो अगले साल के लिए ओपनिंग है, लें जी, और जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो आपके पास ये आ रहा है 1.2, ये लें जी। अब गाइस
-240 पे पहुंचना आपने। अब कुछ टैक्स आप लोगों ने चार्ज करना है प्रॉफिट एंड लॉस को, और कुछ टैक्स चार्ज करना है आपने अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को। बड़ा आसान है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का टैक्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं। अगर आप 2012 में देखें ना, कितना टैक्स है जो ऑन रिवैल्यूएशन सरप्लस आप लोगों ने चार्ज किया है, कितना टैक्स है जो आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस पे चार्ज किया है। तो बड़ा आसान है जी, ये देखें 2.4 चार्ज किया आपने। इसका मतलब ये है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस यानी ओसीआई पे जो टैक्स जाना है दैट इज 2.4। ये टैक्स जाना है आपका 2.4 ओसीआई में। सर अब 2.4 में से ये नेगेटिव में 2.4 ऐड करेंगे तो ये 1.2 तो नहीं आ रहा, तो ये जो बैलेंसिंग अमाउंट है ये पीएनएल में चली जाएगी। जो भी बैलेंसिंग अमाउंट है कितनी आ रही है 1.2, लें ये बैलेंसिंग अमाउंट, ये पीएनएल में टैक्स आना। अच्छा सर 4.5 पॉजिटिव ये नेगेटिव, आपने नेगेटिव पे पहुंचना है, प्लीज ये क्लियर कीजिएगा। इसका मतलब ये है कि ओसीआई 2011 में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी रीवैल्यूएशन लॉस पे जो टैक्स आया है वो कितना था। तो सर ये लिखा हुआ है कितना है 4.5, देखें जी रीवैल्यूएशन लॉस ये आया था, इसका टैक्स ये आया था। अच्छा अब आप कह रहे हैं सर ये तो सिर्फ 15 का है। सर जी बिल्कुल सर, इस लॉस में से जो पीएनएल में चला गया उसका टैक्स तो पीएनएल में जाना है, और जो ओसीएम में आया उसका टैक्स ओसीएम में जाना है, और ओसीएम में 4.5 आया था। इसका मतलब ये है कि 4.5 का ये आपके पास रिलीफ इधर आ जाएगा, सॉरी इट्स ओसीआई, तो ओसीएम में आ जाएगा। तो लें जी ये 4.5 ओसीएम में चार्ज करेंगे आप लोग, तो 4.5 ये आपने ओसीआई में चार्ज कर दिया। तो ये मेरे पास ओसीआई यहाँ पे है 4.5। अब जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो यहाँ पे जो भी बैलेंसिंग अमाउंट आ रही है वो एग्जैक्टली चार्ज हो जाएगी पीएनएल में। तो पीएनएल में कितनी चार्ज हो रही है 2.4 एग्जैक्टली। तो ये लें जी 2.4 आपने ये चार्ज कर दिया। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू चार्ज टैक्सेशन इन पीएनएल एंड ओसीआई। तो इस तरह आप लोग बड़े आराम से स्प्लिट कर सकते हैं, और फायदा हुआ है कि आप लोगों ने ये वाला कॉलम्स बना लिए थे, अदरवाइज आपको पता है कि ये वाले कॉलम्स होते नहीं थे, सिर्फ ये टैक्स को सॉल्व करने के लिए, और ओसीआई का टैक्स बड़े आराम से कैलकुलेट करने के लिए हमने ये काम किया। थैंक यू सो मच गाइज, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।